हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में कक्षा 7 में आज हम पाठ 6 विशेषण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के 2 भेद पढ़े थे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये 2 भेद हम पढ़ चुके थे। आज हम इसका तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझने से पहले हम उसके उदाहरण समझ लेते हैं, ताकि उदाहरण के द्वारा आप उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, माँ आज इतने स्वादिष्ट पकवान बना रही हो, आज शायद कोई आने वाला है। दूसरा है छात्र, किसी ने कक्षा का शीशा तोड़ दिया। अब यहाँ पर बच्चों आप देखो, पहले उदाहरण के अंदर कोई बताया गया है और दूसरे उदाहरण के अंदर किसी ने, यानी कि किसी ने कक्षा का शीशा तोड़ दिया। अब किसने तोड़ा वो यहाँ पर बताया नहीं गया है। यहाँ पर भी पहले उदाहरण में भी बताया गया है कि आज शायद कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कौन आने वाला है वो बताया नहीं गया है। तो इसीलिए कोई और किसी ने ये शब्द से निश्चित प्राणी का बोध नहीं होता है। इसलिए अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि हमें किसी के बारे में पता नहीं चला है, किसी ने और कोई, तो कोई निश्चित प्राणी का बोध यहाँ पर होता नहीं है। इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ऐसे ही कहीं, किसी, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। बच्चों, इसका चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगा। प्रश्न यानी कि जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा है, ऐसा क्या खा लिया जो पेट में इतना कष्ट है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 उदाहरण हैं, उसमें कहाँ और क्या, इन 2 शब्दों के द्वारा हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में कहाँ तथा क्या शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं। कहाँ तथा क्या ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं और जिनका उत्तर कोई संज्ञा शब्द ही होगा। तो इस पर से जो इसकी परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए अगर किया जाए तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब हम कौन कौन से शब्द से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे पहले आपको बताया कहाँ और क्या, ऐसे ही कौन और किन्हें आदि अन्य प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। बच्चों, कई बार आप भूल से ऐसे शब्दों को भी प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ लेते हैं जिनका उत्तर संज्ञा शब्द नहीं हो सकता। जैसे तुम कब आए, वह क्यों रो रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जिससे हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे कहाँ, क्या, कौन, किन्हें, किस आदि
अन्य प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं कि जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। पांचवा प्रकार है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कभी कभी कोई वाक्य दो वाक्यों के मेल से बनता है। जैसे जो सबसे अधिक रन बनाएगा उसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया जाएगा। जो सबसे अधिक रन बनाएगा उसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो संबंधवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार है। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो दोनों वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो दोनों वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा है जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी। ऐसे ही जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो जो और वह यहाँ पर संबंध स्थापित करते हैं। तो जिसकी उसकी, जो वह, जो सो, जिसने उसने, जहाँ वहाँ आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। छठा प्रकार है इसका निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ है अपना। इसी अर्थ के आधार पर ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं यानी अपने आप के लिए प्रयुक्त हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज शब्द का अर्थ क्या होता है? अपना होता है। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अपने लिए, स्वयं के लिए हम कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? जैसे कि आप ही, स्वयं, अपने आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम शब्द है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप खाऊंगा। तो यहाँ पर स्वयं हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मैं अपने आप खाऊंगा, तो अपने आप भी हम किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्वयं के लिए। तो जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो और उदाहरण दिए गए हैं कि मैंने खुद नुकसान कर लिया। मैंने खुद नुकसान कर लिया, तो खुद क्या बताता है? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही चौथा है तुम आप ही बाजार चले जाओ। तुम आप ही बाजार चले जाओ, तो यहाँ पर आप ही क्या बताता है? निजवाचक सर्वनाम बताता है। तो ऐसे ही स्वयं, अपने आप, खुद, आप ही, ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जो हम स्वयं यानी कि अपने आप के लिए वो प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, हमने सबसे पहले संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए
तथा भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हमने सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देखी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से पहले कम से कम एक बार संज्ञा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप बदल सकते हैं, परंतु लिंग के कारण नहीं। सर्वनाम के हमने 6 भेद देखे, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। 2 वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने वापस से सर्वनाम की परिभाषा देखी और उसके प्रकार यानी कि उसके भेद यहाँ पर हमने देखे। तो बच्चों, यहाँ पर जो सर्वनाम के भेद है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।